मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मित्रों, मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 25 जो कि विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध प्रोविजन एज एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यह एक छोटा चैप्टर कुल 12 सेक्शंस का है। 328 से लेकर 339 सीआरपीसी चैप्टर 25 बेनेसस में 367 से लेकर 378 सेक्शन तक ये बताता है। 12 सेक्शन उसमें भी था, 12 सेक्शन इसमें भी है। यहाँ पर एक्यूज की कंडीशन अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक, पागल की स्थिति हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में कोर्ट क्या प्रोविज़न, क्या प्रक्रिया अपनाएगा उसके बारे में बताता है। हालांकि आईपीसी में 76 से लेके 106 सेक्शन जो बनाए गए उसमें बताया गया कि कब कौन डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस की बात उसमें आती है। सेक्शन 84 किसी विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया क्राइम नहीं है। 12 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसमें सब दिया हुआ है कब किसको जो है छूट मिली है। तो इसमें सेक्शन 84 आईपीसी में अगर पागल द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है, छोड़ा जाता है, वो उसमें बताया। 328 सीआरपीसी में बताया गया है कि अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया, यदि कोर्ट को ट्रायल अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर चार्जशीट आई है, चार्ज नहीं बना है, तो अभी जो है इंक्वायरी के स्टेज पर कोर्ट को अगर वो लगता है कि यह आदमी विकृत है, स्थिति इसकी ठीक नहीं, माना स्थिति ठीक नहीं है, तो वह मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, सर्जन जो जिले का सरकारी होगा उससे एडवाइस लेगा, उसको सौंपेगा उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। इसमें यही है कि आगे अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ये अपने पोजीशन, अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएगा कोर्ट में, तो इसमें दिया हुआ है कि 330 सीआरपीसी के तहत विचार किए जाने का आदेश करेगा। 330 सीआरपीसी इसी का आगे का सेक्शन है ये। 330 में बताता है कि अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने के दौरान विकृत व्यक्ति को छोड़ा जाना, यानी छोड़ दिया जाएगा। तो 330 के से संबंधित आदेश, यानी अगर वो कोर्ट को लगा कि उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, वो अपना डिफेंस नहीं ले पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा, तो 330 यानी उसको छोड़ देगा। अब छोड़ने की जहाँ तक प्रक्रिया है, उसको आई एंड केयर की बात है, लुक आफ्टर की बात है, तो यथोचित स्थान जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा उसका ट्रीटमेंट के मकसद से हॉस्पिटल है, ऐसी जगह वो भेजने का प्रयास करें। कोर्ट का यही ड्यूटी। अब 329 नया अगला सेक्शन आता है, न्यायालय के समय विचारित व्यक्ति के विकृत होने की दशा में प्रक्रिया। अब यहाँ पर भी 328, 329 एक और एडिशनल इसमें बताया कि इसमें मजिस्ट्रेट, यदि किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समय किसी व्यक्ति के विचारण के समय उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को वह व्यक्ति विकृत या और परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रथमतः ऐसी चित्त विकृत और असमर्थता के तथ्य का विचारण करेगा। अब उस पर जाँच करेगा कि वास्तव में इसकी क्या पोजीशन है, और यदि उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ऐसे चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य पर उसके साक्ष्य समक्ष पेश किया जाता है, यदि मेडिकल के पास भेजा है, डॉक्टर के पास भेजा है, मनोवैज्ञानिक के पास भेजा है, उसकी ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, रिकॉर्ड आ जाता है, तो कि हाँ साहब वो जो है मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो आगे मुलतवी यानी एडजर्न कर देगा। कुल मिलाकर के उसको ठीक होने तक का इंतज़ार करना होगा। 329 ये है। 330 में है अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस अभी चार्जशीट के पहले भी तभी ना इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उसके अन्वेषण या विचारण दोनों में दे रहा है, ट्रायल भी, के लंबित रहने के दौरान विकृत व्यक्ति को छोड़ा जाना। 328, 329 जो कि पहले हमने पढ़ा हम लोगों ने,
कि कोर्ट अपनी राय लेगा डॉक्टर से फला सबसे, उसके बाद अपनी ओपिनियन सेटअप करेगा। इस पे वही बता रहा है कि 328 329 के अधीन किसी व्यक्ति को चित्त विकृतता या मानसिक विचित्रता के कारण बचाव करने में अक्षम पाया जाता है, यानी वो अपने को कॉम्पिटेंट नहीं मानता है कि डिफेंस नहीं ले पाएगा कोर्ट में, तब मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति चाहे मामला हो जिसमें जमानत ली जा सकती है या ऐसा न हो, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दे सकता है। किसी भी कंडीशन का मुकदमा हो उसको छोड़ देगा। इतनी सी बात है इसमें। 329 के बाद 330 के बाद इसमें जो है 331 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। जैसे 328 329 में दिया था मुलतवी कर दिया, पोस्टपोन कर दी गई, उसके रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर वगैरह की सारी रिपोर्ट आ गई, एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई, तो मुलतवी कर दिया गया था। फिर आती है पुनः, इसमें दिया हुआ है जब कभी जांच या विचारण को धारा 328 329 के अधीन मुलतवी किया गया है, तब यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच या विचारण को संबद्ध व्यक्ति के विकृत न रहने पर किसी भी समय पुनः चालू कर। मतलब अगर रिपोर्ट आती है कि हाँ वो ठीक हो गया है, बेटर हो गया है, तो पुनः से विचारण चालू हो सकता है। 331 आपका ये बताता है। 332 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। जब अभियुक्त यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या पुनः लाया जाता है, तब यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, तो जांच या विचारण आगे चलेगा। यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का विचार है कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट 328 329 के उपबंधों की कार्यवाही करेगा। यदि अभियुक्त विचित परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है, तो अभियुक्त को 330, फिर वही बात आ गई, कोर्ट को लगेगा कि नहीं साहब आया, उसके सामने हाजिर होने पर फिर अगर कोर्ट को लग रहा है कि फिर कंडीशन ठीक है तो आगे बढ़ाएगा, अगर कंडीशन उसको लगता है कि इनसफिशिएंट है, नहीं कम्पिटेंट है, तो फिर से वो छोड़ देगा, रोक देगा, मुलतवी कर देगा। 333 आता है जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है, यानी व्हेन एक्यूज्ड अपीयर्स टू हैव बीन ऑफ साउंड माइंड, यानी उसका माइंड साउंड हो गया, ठीक हो गया। जब अभियुक्त जांच या विचारण के समय स्वस्थ चित्त प्रतीत होता है और मजिस्ट्रेट का अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से समाधान हो जाता है, अगर जांच विचारण जो डॉक्टर वगैरह की रिपोर्ट आती है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट आती है, उससे समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है जो यदि वह स्वस्थ चित्त होता तो अपराध होता, यानी पागल कंडीशन में ल्यूनेटिक जब रहा होगा उस समय की बात कर होता, और यह कि वह उस समय जब वह कार्य किया, यानी जो कोई काम यहाँ क्राइम नहीं कहा गया है, वह कार्य किया गया था चित्त विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप या यह जानने में असमर्थ था, यानी वो समझ नहीं पा रहा था उसका हेतुक काज इंटेंशन, उसका जो है कुछ भी नहीं, उसका रिजल्ट क्या होगा ऐसे करने से वो भी नहीं जान रहा था, असमर्थ था कि वह यह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तब मजिस्ट्रेट मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। और यदि अभियुक्त का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा, हाँ अब जब ये समझ में आया कि ये पोजीशन उसको कोर्ट को लगी कि अब ये ट्रायल किया जाए, यानी वो पागल भी है तो भी उसका ट्रायल होगा, अगर वो ट्रायल बाय सेशन है तो यहाँ पर कमिटल की बात करता है कि सेशन कोर्ट को भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर के जो उसने काम किया तो करते समय उसको नॉलेज नहीं थी, यानी उसका साउंड माइंड नहीं था, अनसाउंड था, लगा और ये लग रहा है कोर्ट को कि सेशन ट्रायल है, तो 333 में आगे कमिट कर देगा। 334 चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्ति, इसमें दोष सिद्धि आए ही नहीं। अब ये जब बात आ गई, यदि कभी कोई व्यक्ति इस आधार पर दोष मुक्त किया जाता है कि उस समय जब यह अविकथित है कि उसने अपराध किया, वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप जिसका अपराध होना अविकथित है, या यह कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था, यानी उस समय उसको नहीं पता था काम करते समय कि यह अगेंस्ट लॉ है और जो कर रहा है उसका
इंटेंशन नहीं पता था, तो ऐसी तब वो जो है इस पर निष्कर्ष में यह निर्दिष्ट कथित होगा कि उसने यह कार्य किया या नहीं किया। मतलब पागल ल्यूनेटिक की कंडीशन में अनसाउंड था उसका माइंड, अगर वो करता है तो दोष मुक्ति का निर्णय कंक्लूजन यही है। ऐसे आधार पर 335 आता है, ऐसे आधार पर दोष मुक्त व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध। अब जब छोड़ दिया जाएगा तो इसमें ये दे रहा है कि कहाँ पर उसको उसके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, अगर कोई रखने लायक हो तो रखेंगे, नहीं पागल खाने में सरकार का जो व्यवस्था होगी वहाँ पर उसको अभिरक्षा में निरुद्ध कर दिया जाएगा। 335 ये है। 336 बाल साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार उस जेल के भार साधक अधिकारी को जिसमें कोई व्यक्ति 330 या 335 के उपबंधों के अधीन परिरुद्ध है। 330 में भी आपका वही था, छोड़ने का था। 335 में भी दोष मुक्ति परिरुद्ध किया जाता है। तो 337 या धारा 338 के अधीन कारागारों के महानिरीक्षक के सब कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकता है। यानी जेल के जेलर वगैरह को पावर दे सकता है कि अपना वो उसके लिए रिहेबिलिटेशन का काम करें। तो 336 के बाद 337 जहाँ यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहाँ प्रक्रिया। यदि ऐसा व्यक्ति 330 धारा 330 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया जाता है और जेल में निरुद्ध है, तो कारागारों का महानिरीक्षक या पागलखाने में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में उस पागलखाने के परिदर्शक या उनमें से कोई दो प्रमाणित करें कि उसकी या उनकी राय में वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, तो यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उस समय जिससे वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय नियत करे लाया जाएगा। जिस जेल में होगा, जेलर या पागलखाने का हेड होगा, वो अगर रिपोर्ट देता है कि अब उसकी मना स्थिति ठीक हो गई है, तो उसके सामने कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये प्रक्रिया बताता है। 338 है जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है। 330 वही छोड़ने की बात है। 335 में दोष मुक्ति की बात है। वो कह रहा है कि 330 और 335 ये अधीन निरुद्ध है, मतलब रिहेबिलिटेशन में गया है, सुधार हेतु भेजा गया है, तो महानिरीक्षक हो या हेड पागल खाने का हो, तो उनके विचार में वह अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के खतरे में बिना छोड़ा जा सकता है, तो राज्य सरकार तब उसके छोड़े जाने का या अभिरक्षा में रखे जाने का, या यदि वह पहले ही लोक पागलखाने नहीं भेज दिया गया है, यानी पागलखाने नहीं भेजा गया है, तो ऐसे पागलखाने को अंतरित किए जाने का आदेश। यानी यहाँ पर कोर्ट को लग रहा है कि छोड़ा जा सकता है अगर उसकी कंडीशन पागलखाने मेंटल स्टेटस सही नहीं है, तो पागलखाने में रखने, सुधार गृह में रखा जाए, जहाँ पर भी जो सुरक्षित हो उसके लिए। इस तरीके 339 भी यही बताता है कि नातेदार मित्र देख रेख में पागल का सौंपा जाना। अगर वो कोई इसके देखने के वाले हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, कोई रखना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा सेवा करना चाहते हैं, तो उनको भी कुल मिलाकर के यह चैप्टर जो था लिमिनेटिक लोगों के लिए था, अनसाउंड माइंड वालों को था। इस पर सज़ा होनी नहीं है, दोष मुक्ति ही होगी। उसके रिहेबिलिटेशन और कहाँ पर रहेगा, कैसे उसका ट्रायल लेकिन पूरा होगा। और ये कंक्लूजन लास्ट में आता है कि पागल की वजह से उस समय जब वो उसने काम किया या क्राइम किया, तो उस समय उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था। उसको यह आभास नहीं था कि जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा, वो अगेंस्ट लॉ है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को जानने में असमर्थ था। इसलिए वो पागल जब डिक्लेयर हो जाएगा, तो वो दोष मुक्त किया जाएगा। ये छोटा सा चैप्टर था, इसका बहुत इम्पोर्टेंस नहीं होता है, इसलिए हमने थोड़े में आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से कुछ ज्ञान अर्जन हुआ होगा। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।